हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 जो फिजिक्स पेपर है 2024 का आरबीएससी का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सटीक आंसर की मिलने वाली है आपकी, तो आप अपने जो आंसर की है उसको एक बार मैच कर लो। हम यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह वो भी देख लेंगे। डेरिवेशन बहुत सिंपल से आए हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन चलने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग हिंदी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो एक्सपीरियंस टीचर्स है वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारे डिटेल में बता देंगे किस तरह का पेपर है। फीस का पेपर बहुत ईजी रहा है, काफ़ी बच्चों ने 56 आउट ऑफ 56 गेन किए हैं और हर साल की तरह इस बार भी फीस का पेपर काफ़ी ईजी रहा है। काफ़ी बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पता नहीं लेवल का बता रहे हैं, बहुत डीपली पूछा गया है, बहुत सिंपल सा पेपर पूछा गया है। चलो देखो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हमें दिया गया है और इसमें बोला गया है कि इसके अंदर कोई इसकी रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। कितनी है रेडियस है? 15 सेंटीमीटर हमें दी है। और साथ में ये बोला है कि इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जहाँ से फ्लक्स की वैल्यू 5 आ रही है। अगर हम रेडियस की वैल्यू को ट्रिपल कर दें तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो बच्चों आपको सबको बताएं, गॉसियन सरफेस की साइज कैसी भी हो, बस चार्ज आपका सेम रहना चाहिए, आवेश सेम रहना चाहिए, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो पहले फ्लक्स 5 था, अभी भी फ्लक्स क्या रहेगा? 5 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पे है, एयर का आपसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछिए। एयर की आपकी क्या पूछिए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप लोगों को पता होनी चाहिए कितनी होती है? 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होती है। वायु का जो प्रावितांग होता है, प्राविद्युत सामर्थ्य होता है, वो 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी है। तो बच्चों आप सबको पता है ओम इंटू मीटर होती है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का आया है। इसमें साफ बोला गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन में तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे तो रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है 10/6 का। तो इधर भी रेशियो 10/6 का होना चाहिए। तो इधर 10 दिया है तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 ओम। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पथ कैसा होगा? तो आप सभी को पता है उसका पाथ इस सर्कुलर पाथ होता है, वर्ताकार पथ होता है। उसके बाद बोला है कि डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित जो युक्ति आप सबको पता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, विस्थापन धारा का। अच्छे तरह से काफ़ी बच्चे याद करके जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन, एप्सिलॉन × d∅e/dt। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कौन सी कोई आपके पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। आप लोगों को जब मैं ऑन लाइव क्लास बताया तो बोला नेगेटिव हमेशा किसके लिए आता है? उल्टी इमेज के लिए, जस्ट इन्वर्स है। और रियल इमेज के लिए आता है। इसका मतलब अगर रियल इमेज है तो कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। उसी के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे अपना आंसर होने वाला रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायरेक्ट आया है यहाँ पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो अपना ऑब्जेक्टिव और जो आई पीस होता है, अभिदर्शक और नेत्रिका, दोनों के मैग्नीफिकेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो अपना यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया, m0 × m। डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में आ गया कि जो सन है उससे हमें जो लाइट मिलती है, नेचुरल लाइट, वो कैसी होती है? ऑब्वियसली हमें कैसी मिलती है? अनपोलराइज होती है। और पोलराइज का यूज़ करके हम उसको क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अनपोलराइज, अध्रुवित प्रकाश मिलता है अपने को। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इमेज के अंदर जो है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? मतलब सिंपल सा है, आप ई हटा दो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV0 होती है। तो अगर हम ई को हटा दें तो जो वोल्ट है वही अपना क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट हो जाएगा। जो निरोधी वो उसकी वैल्यू 1.8 वोल्ट आने वाली है। फोटोन का आपसे मोमेंटम पूछा है, संवेग पूछा है। वेरी सिंपल, P = होता है अपने पास में H/λ, क्योंकि λ = H/P। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? फिर उसके बाद में बोला है इम्पैक्ट पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से सीधे निकल जाते हैं, मतलब उनका स्कैटरिंग एंगल कितना होता है? प्रकीर्णन कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है? वैसे बच्चा गलती नहीं भी करता, यहाँ 180 और 0 में कन्फ्यूज रहता है। 180 ऑप्शन में था नहीं, तो 0 डिग्री टिक करना था। चलो फिर उसके बाद में बोला है हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान क्या होगा? हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइट स्टेट में लेके जाना है बच्चों।
पहली उत्तेजित अवस्था में, मतलब यहाँ से फर्स्ट एक्साइट में लेके जाना है। तो उसने बोला है कि उत्तेजन ऊर्जा का मान बताओ, एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा यहाँ पे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होती है। डायरेक्ट बुक में फर्स्ट एक्साइज और सेकंड एक्साइज दोनों का दिया हुआ है। फर्स्ट का दिया था 10.2 और सेकंड का दे रखा है 12.09, तो यहाँ फर्स्ट का पूछ लिया। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसने बोला है कि सेम मास नंबर है और सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है, समान परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा आइसोटोप समस्थानिक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे कि आधे बच्चों ने एंथ्रासिन कर दिया डायरेक्ट, ये नहीं सोचा कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक पूछा है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट की बात करता तो जर्मेनियम, और इनऑर्गेनिक सेमेंट तो यहाँ पे आएगा कैडमियम सल्फाइड, इसका एग्जैक्ट आंसर। ऑर्गेनिक में बोले तो पॉलीएनिल भी ऑर्गेनिक होता है, लेकिन वो पॉलीमर के फॉर्म में होता है। एंथ्रासिन भी आपका ऑर्गेनिक होता है, और जो गैलियम है यहाँ पे वो तो एलिमेंट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनऑर्गेनिक पूछा तो कैडमियम सल्फाइड। क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो यहाँ बोला है कि द फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड है, जो त्रिज्य बाहर की ओर होती है ना, बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड आएगा यहाँ पे। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसने बोला है द मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोबिलिटी गतिशीलता। बच्चों इसको क्या बोलेंगे, गतिशीलता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सीरीज में क्या जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, उच्च मान का, यहाँ पे आएगा हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फिर आगे डायरेक्ट डेफिनेशन इकाई द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबकन कहते हैं। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, याद आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए जो अल्टरनेट करंट होती है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब यहाँ पे बोला है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, इस आपका जो फिल इन द ब्लैंक 6 वाला है, बच्चों ने माइनस लगाना भूल गए। यहाँ माइनस लगाना बहुत जरूरी है, अगर माइनस नहीं लगाते तो भी एग्जामिनर डिपेंड करता है आपको नंबर दे दे। यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 दिए, तो फोकल लेंथ आएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। काफ़ी बच्चे प्लस करके आए हैं, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देने, बाकी आपको ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, यहाँ पे -12 सेंटीमीटर लिखना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, अवरोधक है, उसके एजेस से टकरा के और रेज मुड़ जाती है, इसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। बच्चों ध्यान रखना, ये डेफिनेशन किसकी है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन ये पहले की जो बुक्स है उसमें डेरिवेशन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम वी पोटेंशियल एक्सीलरेट करवाते हैं तो नैनोमीटर में उसका जो वेवलेंथ आता है बच्चों, आता है 1.227 डिवाइडेड बाई √v नैनोमीटर। ये फॉर्मूला किन किन बच्चों को याद था, देखिए 12.27 बाई √v एंगस्ट्रोम में तो आता है एंगस्ट्रोम में, और 1.227 बाई √v आता है नैनोमीटर में, जो कि अभी जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसमें ये फॉर्मूला नहीं था, लेकिन पहले की बुक में होता था, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाए भी जाते थे, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का ही है। और ये क्वेश्चन हाफ पीरियड में भी आया था, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया कि हाफ पीरियड के जो पेपर थे उनमें क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वहाँ से वापस दे दिया इसको। अब बोला गया कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 0.5 × 10⁻10 मीटर है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पूछे बच्चों, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, बिकॉज जो रेडियस होती है वो n² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास हो जाएगा 2 × 10⁻−10 मीटर, इतनी रेडियस हो जाएगी, इतनी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, ये बोला है कि जो अपद्रव्य अर्धचालक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फाउंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रकार। चलो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, और यही आपका जो मॉडल पेपर उसमें भी क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना लो, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लो, ठीक है, जिनके डायरेक्शन बाहर की तरफ दे दो, और केवल आपको एक सरफेस बनाना है, इस तरह से गोला स्पेयर बना देना है, बस एक बना दो, 2 बना दो, तो के लिए एक अलावा इसके लिए समय प्रश्न बनाइए, तो एक नहीं यहाँ पे 2 बनाने हैं, तो 2 बना लो आप, इस तरह स्पेयर बनाते हुए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने समय प्रश्न।
फिर बोला ओम के नियमानुसार विभवांतर धारा के मध्य ग्राफ कीजिए। आपको पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ खींचना है, तो हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है I, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों, स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा। फिर V बना दो, इधर I बना दो, ये लगा स्ट्रेट लाइन। V ऊपर भी रख सकते हो, I इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर उसके बाद में बोला है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, या उन्हें हम किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो लो से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हल्के से स्मूथली या फिर आप बोल सकते हो फीबली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकित होते हैं और असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अल्प से तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प विस्थापित होते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार बच्चों को बोला भी था कि सेल्फ इंडक्टेंस क्यों कहते हैं इसको सेल्फ इंडक्शन को इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन कॉइल में होता है, स्वयं एक कुंडली में होता है, उसमें जो भी करंट चेंज होती है, या तो करंट बढ़े या करंट डिक्रीज, उसका ये अपोज करता है, बिकॉज इट अपोजेज एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल। ये जब भी किसी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित होती है, उसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसका ये क्या करता है, विरोध करता है, जो आपका स्वप्रेरण है। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया भी कहते हैं। फिर उसके बाद में आगे बच्चों यहाँ पे देखो कोहेरेंट सोर्सेज, ऐसे दो सोर्स जिनसे प्रोड्यूस होने वाली वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ नहीं बदले। दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों के मध्य किसी स्थान पे कलांतर समय के साथ नियत रहता है, ऐसे सोर्सों को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्रोतों को हम कला समन स्रोत कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत सिंपल सी, इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर है ना फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके बाद जिसके ऊपर जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन है उनका उत्सर्जन होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालना और इन्फाइनाइट लेके जाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और हाइड्रोजन के लिए हमें पता है कि इसकी वैल्यू प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन लिखना है, E=m×c²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल पेपर मुझे नहीं लगता कभी आएगा। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, 6 माइक्रोफेड के 3 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 18 माइक्रोफेरेड। 6 + 6 + 6 तो क्या हो जाता है 18 माइक्रोफेड। बहुत सिंपल सा पेपर, मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा है ये कोई फीस का पेपर है कि क्या है। फिर उन्होंने बोला है कि किसी सेल के ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस को डिफाइन करो। ईएमएफ क्या होता है, जब सेल ओपन सर्किट में होता है, खुले परिपथ में होता है, तो उसके सेल्स के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेल के टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। इंटर रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, विद्युत अपघट्य होता है, वो कितना अपोजिशन अपोजिशन प्रोवाइड करवाता है, अवरोध उत्पन्न करता है करंट फ्लो में, धारा प्रवाह में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का इंटर रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 2 प्रॉपर्टीज पूछी है। मैग्नेटिक लाइन कभी एक दूसरे को इंटरेक्शन नहीं करेगी, और ये हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती है, हमेशा बंद लूप बनाती है, और कभी एक दूसरे को इंटरेक्शन नहीं करती। प्रत्यावर्त धारा जनरेटर का स्पष्ट और नामांकित चित्र बनाना। एसी जनरेटर का डायग्राम पूछा बच्चों, जहाँ पे स्लिप रिंग वगैरह सारी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाना है, उसके बीच में आपको कोयल रखनी है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला है 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर सिचुएटेड इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में एक वायर को रखा गया है, और इसके अंदर ये 5 मीटर लंबा है, और विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, और इसको हम नीचे गिरा, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसके सिरों पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इस मैग्नेटिक फील्ड से कट रहा है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वही इस तार से कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसने क्या पूछा, ईएमएफ। तो बहुत सिंपल सा हो गया, B हॉरिजॉन्टल V × L। ये सिंपल सा वो जो मोशन ईएमएफ वाला है, गतिक विद्युत भाग वाला फॉर्मूला लगाना था, यहाँ बस सबको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको बोलेंगे सर वायर जब नीचे गिर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के 2 मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट क्षैतिज घटक है वो तो कट ही रहा है, क्षैतिज घटक कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और वायर आ रहा है आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो उसको काटेगा, तो BVL वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है आंसर कितना हो जाएगा, सीधा अगर हम आंसर देंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और 10 को 3 से, तो बच्चों सीधा आंसर आएगा 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। चलो नेक्स्ट ने बोला इसने
इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपका स्पेक्ट्रम उसकी कितनी 3 रेडिएशन के नाम बताओ। 3 रेडिएशन के नाम कौन नहीं बताता, 7 रेडिएशन होते हैं, RMIVUXZ, रेडियो, माइक्रो, विजिबल, इंफ्रा, अल्ट्रा, जो भी है, तो ये 3 नाम। तो एक न्यूमेरिकल बहुत शानदार, ये बच्चों काफ़ी बार करवाया भी है। छोटी दूरबीन है जिसका मैग्नीफिकेशन, टेलीस्कोप दिया जिसका मैग्नीफिकेशन आपको याद होना चाहिए F0/F होता है, जिसकी वैल्यू 9 दी है। और ट्यूब लेंथ होती है F0+F, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 100। अब बोला है कि दोनों की फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हमारे पास में F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9F। F0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9F। 9F की F0 की जगह पुट करेंगे तो टोटल कितना हो गया, इसमें अगर इसको पुट करते हैं तो अपने पास में टोटल जाता है 10F इक्वल्स टू कितना 100। तो F की वैल्यू तो आ गई अपने पास में कितनी 10 सेंटीमीटर। बच्चों F की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। और F की वैल्यू का 10 सेंटीमीटर तो F0 की वैल्यू कितनी है 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास में जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ तो आएगी 90 जो अभिदर्शक है, और जो नेत्रिका आई पीस है उसकी फोकल लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो फिर उसके बाद देखो स्नेल्स लॉ आ गया। ये मॉडल पेपर में दिया था कि भाई आपको स्नेल्स लॉ करना ही है, किसमें हाइगेंस वाला जो प्रिंसिपल है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से स्नेल्स लॉ को डेराइव करना है। इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ एक और न्यूमेरिकल, ये देखो जब आपको लाइव क्लास में कहा था कि पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, तो यहाँ पे फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड बोला एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि जो पावर इक्वल्स टू होती है वो होती है E/T, और यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। तो एक फोटोन की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर में नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड का डिवाइड कर देंगे। तो पावर अपने पास में कितनी है 20 वोट, और उसमें n कितना है 5 × 10⁻9, तो 5 से यहाँ कट गया 4, तो आंसर आएगा 4 × 10⁻9 जूल। क्लियर है, ये आंसर है 4 × 10⁻9 जूल। ये बच्चों को मॉडल पेपर में भी दिया था। ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन ये था कि हर फोटोन की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। ये देखो बोर का जो सेकंड क्वांटाइज उसको डी ब्रोगली प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना था। चलो नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आ गया न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन वाला टॉपिक आया है। सिंपल से डेफिनेशन पूछी है, ये डायपोल की वजह से उसके इक्वेटर पे आया है, और ये आपकी प्लेन जो शीट होती है उसकी वजह से गाउस लॉ से फॉर्मूला आया है। यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ की वजह से कोयल के ऊपर एक्सिस पे जो फॉर्मूला होता है μ0I × r², या a² बोल दो 2ar² + x² की पावर 3/2 जो फॉर्मूला होता है डेरिवेशन पूछा है। या आप यहाँ से ये वाला कर लो, पर लेंथ पे जो लगने वाला फोर्स होता है μ0I/2πd। और इसके आगे अगर क्वेश्चंस की बात करें, ये देखो सेमीकंडक्टर में क्या है, एनर्जी बैंड के बेसिस पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच डिफरेंस करना है, या फिर एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम। या फिर इसके नीचे अगर आप लोग क्वेश्चन करते तो ये आ गया फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर आया है। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में देखो पता है था AC से 2 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे RMS वैल्यू और VRMS आई मैक्सिमम की रिलेशन डेराइव करना था। पावर वाला फॉर्मूला बहुत शानदार, P इक्वल होता है VRMS IRMS × cos ∅। cos ∅ की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे π/3 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/√2, और करंट की RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/√2। तो नीचे टोटल वैल्यू होगी 4 से 4 को काटा तो आंसर आ गया 200 वोट। सीधा सीधा आंसर आ गया 200 वोट। क्लियर है, VRMS IRMS × cos ∅। चलो ये क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आप लोगों ने नीचे ये किया होगा, एक इंडक्टर के अंदर टोटल जो एनर्जी होती है वो 0 होती है। टोटल पावर जो होता है ना, पावर कंजप्शन, वो 0 होता है। और ये नीचे जो न्यूमेरिकल दिया है वो ये दिया रेजोनेंस का, अनुनाद का। और अनुनाद के अंदर रेजोनेंस के हमें पता है कि जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इसका सीधा आंसर आ जाएगा 24 ओम। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया। और फिर उसके बाद में रे ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन आया बहुत गजब। पहले नंबर में हमने कहा था कि n2/v - n1/, अगर वो आ गया तो सिंपल जो लेंस मेकर फॉर्मूला करना था। यहाँ लेंस मेकर फॉर्मूला आया है। और क्या बोलते हैं पार्श्व विस्थापन क्या होता है, ये थोड़ा सा पार्श्व विस्थापन जो ये आपका उसका दे दिया ग्लास स्लैब का। ग्लास स्लैब से जब रेज आती है तो वो फिर से जाके आगे जाके डिस्प्लेस हो जाती है, उनके बीच में गैप आ जाता है। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ऊपर देखें तो ये दिया है TIR टोटल रिफ्लेक्शन है, और UV और F के बीच रिलेशन दिया है, और नेसेसरी डायग्राम पूछा है यहाँ पे। बहुत सिंपल सा है। तो ये फिजिक्स का पेपर था। आगे होप हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के पेपर ऐसे रहें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।